नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए कंप्लीट साइंस अर्थात संपूर्ण विज्ञान, जो कि आपके सिलेबस में है। जितना भी सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ केवल एक ही वीडियो में हम लेकर आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके 5 जून से होने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड है और इसमें मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जिससे कि पीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर लें। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रूप में नामांकित दो विलयनों का पीएच मान क्रमशः 8.2 और 9 है। इन विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और साथ ही में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 सॉल्यूशन लेवल्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड हैव पीएच वैल्यू 8.2 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सॉल्यूशन इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पीएच स्केल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। पीएच स्केल कुछ इस तरह से होती है, जो कि 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल। क्या होती है? पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। बीच में 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, पीएच जो होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन किसकी फुल फॉर्म होती है? पीएच की। तो जिसमें जितने पीएच हाइड्रोजन होंगे वही हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है पीएच की फुल फॉर्म होती है, जो कि 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल जो दोस्तों जो होती है, जो पीएच स्केल होती है, ये क्या बताती है? ये एक सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है एसिड और बेस को बताने का। एसिड और बेस, कौन सा तत्व एसिड है और कौन सा तत्व बेस है, ये चीज़ बताने का क्या है? एक सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो आप कह सकते हैं कि जो 0 से 14 तक जो पीएच स्केल होती है, इसमें बीच में 7 जो नंबर आता है वो होता है न्यूट्रल, उदासीन होता है। जैसे वाटर, जैसे हमारा वाटर जो पानी होता है वो उदासीन होता है, ना खट्टा होता है मीठा होता है। तो बता दूं दोस्तों, जो एसिड होता है वो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार जो होते हैं कड़वे होते हैं स्वाद में। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जिसका जितना पीएच कम होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 या 1.1, 1.2 इस टाइप से पीएच आपने देखे होंगे। इधर 8 आ जाता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आप कह सकते हैं जिसका जितना कम पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। और जिसका जितना ज़्यादा पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा भी? क्षारीय होगा। एक बार दोबारा से बना देते हैं भाई। ये हमारी पीएच स्केल है। ये हमारी क्या है? पीएच स्केल है। 0 से 14 तक होती है। बीच में 7 होता है जो कि उदासीन होता है, और यहाँ पे एसिड होता है, और इधर क्या होता है? बेस होता है। इधर क्या होता है? बेस होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा बेस होता है, जिसका जितना ज़्यादा पीएच होता है, वो हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। और जिसका जितना कम पीएच होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है भी दोस्तों? अम्लीय होता है। तो जिसका जितना कम पीएच वो उतना ज़्यादा अम्लीय, और जिसका जितना ज़्यादा पीएच वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 और 2 विलयन है जिनका पीएच मान क्रमशः 8.2 है और 9 है। इन विलयनों में से कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, ये हमें बताना। कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, कौन सा कम अम्लीय है, कौन सा कम क्षारीय है, ये हमें बताना है। तो आपको मैंने बताया कि भी आप जैसे ही राइट साइड जाएंगे, राइट साइड जितना बढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा क्षारीय विलयन मिलेगा। पीएच स्केल में राइट साइड में आप जितना बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा क्षारीय तत्व मिलेगा, और लेफ्ट साइड में जितना बढ़ेंगे, बाएं साइड में जितना बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा? अम्लीय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि भी पीएच मान तो 7, 8, 9, 10 और इधर 6, 5, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इसमें दिया
2, 8.2 यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और 9। तो कहीं ना कहीं इस तरफ हम बढ़ेंगे, हमने बताया था, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो विलेन क्या होगा, क्षारीय। जितना हम राइट साइड में बढ़ेंगे विलेन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय। और लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय। तो देख लेते हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं तो ज़्यादा पीएच 9 है, ज़्यादा पीएच दूसरे वाले का है, तो दूसरा वाला ज़्यादा क्षारीय होगा और पहले वाला कम क्षारीय होगा। यहाँ पे दोनों क्षारीय हैं, क्योंकि हमने बताया था ना 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन इसमें दोनों में 7 से ज़्यादा पीएच है, 8.2 और 9, तो दोनों क्षारीय हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा क्षारीय है वो हमें बताना। तो 1, 2 से अधिक क्षारीय है। 1, 2 से अधिक क्षारीय कहाँ है, एक का तो पीएच कम है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला 2, 1 से अधिक क्षारीय, बिल्कुल दूसरा वाला जो है वो 1 से अधिक क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पीएच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बने तो आप आसानी से कर लें। तो दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। 6.5 पीएच मान वाले विलयन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने से क्या होगा। What will happen if a few drops of HCl are added to a solution with a pH value of 6.5। तो 6.5 वाले pH वाले विलयन में तत्व में HCl की कुछ बूंदें मिला देने से क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी हमने बताया pH स्केल पढ़ी थी, जो कि सार्वत्रिक सूचक होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होती है एसिड और बेस को बताने की। उसमें बीच में 7 था जो कि न्यूट्रल होता है, और 7 से कम जितना भी पीएच होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका जितना ज़्यादा कम, मतलब जितना कम पीएच जिसका होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर का तत्व होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं 6.5 दिया है, 7 से कम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एसिड तो पहले से है, ये एसिड तो पहले से है। और इसमें HCl की कुछ बूंदें मिलाई जाएंगी, इसमें HCl की कुछ बूंदें मिला दी जा रही हैं। तो ये कैसा हो जाएगा कि भाई विलेन अम्लीय हो रहेगा, अम्लीय हो जाएगा और अधिक अम्लीय हो जाएगा, या इसका पीएच मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था एसिड जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और बेस क्या होता है, कड़वा होता है। तो एक बात बताइए, कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ स्वाद में खट्टी है, सौर है, तो उसमें थोड़ा सा और खट्टा मिला दिया जाए, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा खट्टी कोई चीज़ मिला दी जाए तो वो कैसी हो जाएगी, और भी ज़्यादा सौर हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, सौर हो जाएगा, और भी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ऐसे ही अम्ल जो है इसमें और भी ज़्यादा HCl का एक्चुअली पीएच मान तो और भी ज़्यादा कम होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा कम पीएच वाली चीज़ मिलाई जाएगी, तो इसका पीएच और भी कम हो जाएगा। इसका पीएच क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा भाई, इसका पीएच मान तो कम हो जाएगा, इसका पीएच मान कम हो जाएगा। और जब पीएच मान कम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि विलेन ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जिसका जितना कम पीएच होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। वो क्या हो जाता है अभी, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो विलेन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लग रही वीडियो, अगर अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रिया से संबंध रखती है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रिया से संबंध रखती है, हमसे पूछा है। ये इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया डबल, ये इंग्लिश लिखनी थी, डबल हिंदी में ही लिख गया था, इंग्लिश में लिखना था लेकिन डबल हिंदी में लिख गया, कोई नहीं आप देख लीजिएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है, ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं इसका आंसर बताऊं, मैं आपके लिए सारी रिएक्शंस के बारे में बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी रिएक्शन कौन सी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कौन सी कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए प्रोडक्ट है और दूसरा बी है, तो जब ये दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्या हम देख लें, क्या देख लें भाई, ये कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन O2 से ऑक्सीजन से करा लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई,
हमारा बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2। इस टाइप से। तो ये हमारी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसके अलावा अगर दूसरी इसी टाइप की एक दूसरी रिएक्शन देखें जो जिसे हम कैसे कहते हैं क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे AB है, मान लीजिए कोई तत्व है AB, है ना। अब हमने इसमें खूब सारी हीट दी, हमने इसे गर्म किया, तो फिर ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, A+B में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा H2O है, हमारा H2O है, अगर हमने इसे भाप दी, मतलब गर्म किया, तो ये क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, वाष्प में बन के ऊपर उड़ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? एक तो हाइड्रोजन बना लेगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बन के निकल जाएगा। यही तो होगा भाई। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, इससे इस टाइप से बैलेंस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डीकम्पोजिशन। मतलब एक तत्व था, क्या था? एक तत्व था, लेकिन फिर क्या हुआ? ये टूट गया। क्या हुआ भाई? टूट गया। तो ये हमारी होगी क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई नहीं। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई दो तत्व हैं A+B है, तो A+B वाला ये तो AB हो जाएगा, ये तो हमारी हो जाएगी कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई तत्व AB है, कोई तत्व AB है, अब हम इसमें दे रहे हैं हीट, बहुत सारी हीट दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ये टूट के क्या बन जाएगा? A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो ये जो होगी हमारी अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या? अपघटन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे H2O है हमारा, क्या है? H2O है, 2H2O अगर हमने लिया तो हमारा क्या? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और हमारा क्या होगा भाई? और हमारी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारी अलग हो जाएगी। यही तो होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें सिंगल रिप्लेसमेंट हो, जिसमें क्या हो? सिंगल रिप्लेसमेंट हो। जैसे कोई AB है, AB कोई तत्व है, उसमें C से हमने क्या कराई? अभिक्रिया करा दी। C से जब अभिक्रिया कराई तो इसने इससे अभिक्रिया कर ली, इसको B को छोड़ दिया, ये रिप्लेस हो गई। मतलब B की जगह C रिप्लेस हो गया, B की जगह C रिप्लेस हो गया और B अलग हो गया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव था और ये इसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव था, तो A C बन गया और B अलग हो गया। तो ये भी कह सकते हो कहीं ना कहीं सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है, केवल एक रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक की जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गई? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं हिंदी में। अब इसके साथ इसी टाइप की, जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कोई जिंक है, कोई धातु है हमारी जिंक, उसमें अगर हमने कोई HCl से अभिक्रिया करा दी, किससे? HCl से। बैलेंस करने के लिए मैंने पहले से 2 लगा दिया है इसमें। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। और फिर क्या होगा? हमारा H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस हमारी रिलीज होगी। और जो कोई चीज़ रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, तो हम उसको ऊपर की तरफ तीर बना देते हैं, ठीक है। तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी और हमारा ZnCl2 बन जाएगा। मतलब HCl जो है क्लोरीन, इसके साथ रिप्लेस हो गया, है ना। तो ये हमारी सिंगल रिप्लेसमेंट है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके लिए तो भाई विस्थापन कह देंगे। लेकिन एक क्या होती है? डबल, क्या होती है? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है? जैसे कोई तत्व है हमारा AB, कोई तत्व हमारा AB है और कोई तत्व हमारा एक और है CD। तो उसमें क्या होता है? हमारी जो A की क्रिया हो जाती है D से हो जाती है, A की क्रिया D से हो जाती है और फिर B की क्रिया C से हो जाती है। तो हमारे इस टाइप से डबल रिप्लेसमेंट है, D इधर आ गया और C इधर आ गया। ये दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर ली और इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर ली, तो ये डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो जहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें Na2CO3, दोबारा से लिख देता हूँ, समझ नहीं आता होगा आपको। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लें, Na2CO3 प्लस 2HCl अगर हम लिख लें, 2HCl ले लें, तो हमारा क्या होगा भाई? हमारा जो Na है इस NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? NaCl बन जाएगा। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? H2CO3 निकल जाएगा, H2CO3 निकल जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? ये इधर रिप्लेस हो गया और ये इधर रिप्लेस हो गया, यही तो हो रहा है हमारा। तो इसमें डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे हम देख रहे हैं ये NaNO3 के साथ NaNO3 बना लेता है,
ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना लेता है और AgCl के साथ AgCl बना लेता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। तो इसमें दो डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी ये। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जैसे कि मैंने जिस टाइप से समझाया है, तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी रिएक्शन वाला सवाल आएगा तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, इसमें एसिड मिलता है क्या? बेस के साथ। एसिड क्या मिलता है? बेस के साथ जब मिलता है तो क्या होता है? एक साल्ट बनता है और वाटर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की अभिक्रिया हम NaOH से करा दें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दें, तो हमारा क्या बनेगा? हमारी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? साल्ट बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और प्लस में वाटर रिलीज होगा, साथ में वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ऐसे ही एक अभिक्रिया होती है क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो रिडॉक्स में क्या होता है भाई? रिडॉक्स में जो होता है वो ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई आयरन लिया, आयरन का हमने धातु ले ली और उसकी रिएक्शन हमने करा दी O2 के साथ, तो उसमें क्या होगा? ये क्या बन जाएगा भाई? Fe2O3 बन जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई? इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये भी रिएक्शन से संबंधित है। मैं हर तरह के लगभग 2-2 क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ। देखिए, जैसा कि आपकी डिमांड थी सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ। तो देख लेते हैं। आपको 3 तत्व X, Y और Z दिए गए हैं। ठीक है, तो तत्व Y X SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है और X Z SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया, और फिर क्या करता है? X क्या करता है? Z SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। फिर X, Y, Z की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम हमसे पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं, इसकी अभिक्रिया करा के देख लेते हैं। क्या करते हैं? Y की जब अभिक्रिया हम कराएंगे X SO4 से, क्या कराएंगे? X SO4 से, X SO4 से जब हम कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई? हमारा जो बनेगा वो बनेगा बाई SO4। क्या बनेगा? बाई SO4 और प्लस में X क्या है? अकेला रह जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ इसी रिएक्शन में ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन है भाई? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है भाई? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब इसे विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जो बाई है, बाई ने इससे अभिक्रिया कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि बाई कहीं ना कहीं X से ज़्यादा रिएक्टिव है। बाई कहीं ना कहीं X से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम कह सकते हैं बाई ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? X से। X क्या हो गया? बाई क्या हो गया? X से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? जब तत्व X Z SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं भाई। ये क्या कह रहा है? X की अभिक्रिया जब हमने कराई Z SO4 से, तब हमारा क्या होगा? तब हमारा बन जाएगा X SO4। क्या हमारा बन रहा है? X SO4 और Z बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं भाई? X ने अभिक्रिया कर ली SO4 से, इसका मतलब ये हुआ भाई कहीं ना कहीं X जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा Z से। X जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा Z से, तो कहीं ना कहीं इसमें कह रहा है बाई ज़्यादा रिएक्टिव है X से और यहाँ पे X ज़्यादा रिएक्टिव है Z से। तो कहीं ना कहीं हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बाई जो है X से ज़्यादा रिएक्टिव है और X जो है Z से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। ब्रायन के विद्युत अपघटन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों पर
कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे या होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रांड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्रांड होता है एक्चुअली, ये जो ब्रांड होता है ये क्या होता है, नमक, किसका, नमक और किसका, पानी का मिक्सचर होता है। नमक और पानी का, वाटर का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी वाटर है, हमने उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया, मिल गया, फिर हमने और मिलाया, फिर मिल गया, फिर मिलाया और मिल गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि नमक मिलना फिर बंद हो जाता है, मतलब फिर मिलता ही नहीं है, फिर अलग हो जाता है नमक। तो जब वो कंडीशन आ जाती है कि पूरी तरह से मिल जाता है नमक, ठीक है, फिर उसके बाद मिलना बंद हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है वही ब्रांड कहलाती है। नमक और वाटर की जो, नमक और पानी की जो विलयन होता है उसी को हम ब्रांड कहते हैं, जिसमें 30% क्या होता है, 30% नमक होता है और 70% क्या होता है, पानी होता है। फिर उसमें होता क्या है, अगर हम किसी एक कंटेनर में इसका विद्युत अपघटन कराएं, क्या कराएं, अगर हम इसका विद्युत अपघटन कराएं तो होता क्या है, जो इसके NaCl, जैसे नमक है, नमक क्या होगा, NaCl है, नमक का फार्मूला, केमिकल फार्मूला NaCl, और वाटर का H2O। तो हम जब किसी कंटेनर में इसको विद्युत अपघटन कराएं और इसमें जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसमें Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे भाई, क्या होगा, टूट जाएंगे। तो Na किस में टूट जाएगा, Na पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा और Cl पे माइनस, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही H2O टूट जाएगा, H2O किस में टूट जाएगा, OH में, और H प्लस में, OH माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। तो इसमें इधर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव जो कि एनोड है, इधर हमारा कैथोड हो जाएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है भाई जो इलेक्ट्रोड होंगे वो किस पे कौन सा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो Cl होगा, Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो एनोड होगा वो क्लोरीन गैस पर काम करेगा और कैथोड जो होगा वो हाइड्रोजन गैस पर आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो जैसा कि मैंने अभी अपने लोगों ने देखा था, एनोड क्या था, क्लोरीन गैस पर, और कैथोड हाइड्रोजन गैस पे। तो ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में, प्रीवियस ईयर में हर शिफ्ट में आया है। तो आप कह सकते हैं कि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। पिछली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियो डाली है मैंने, उसमें भी एक एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिलास और बेंजीन का अपवर्तनांक 1.65 और 1.50 है। प्रकाश की एक किरण बेंजीन से गिलास तक यात्रा करती है, ठीक है। बेंजीन के संबंध में गिलास का अपवर्तनांक सूचकांक जो पूछा है हमसे वो बताना है हमें, और अपवर्तनांक बताना है हमें। और प्रकाश किरण कांच में अभिलंब किस तरफ झुकता है, जो प्रकाश किरण होगी वो किस तरफ झुकेगी, ये हमसे पूछा है। जब क्या होगा भाई, बेंजीन से गिलास में जब किरण जाएगी, प्रकाश किरण बेंजीन से गिलास में जाएगी, क्या होगा, बेंजीन से गिलास में जाएगी तो हमसे पूछा है अभिलंब की तरफ झुकेगी प्रकाश किरण या अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो कोई नहीं, हम निकाल लेंगे। इसे हम कैसे करते हैं भाई, इसे अपवर्तनांक को हम कैसे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई जिसको मतलब ऊपर रखते हैं उसे ऊपर रखेंगे। ऊपर पहला गिलास है तो क्या कह रहा है, गिलास तक, बेंजीन से गिलास तक जाती है तो गिलास ऊपर रखेंगे और हम बेंजीन जो है नीचे कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, बेंजीन जो गिलास का होगा अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, और यही तो फार्मूला होता है भाई। और फिर बेंजीन का नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसे करें 1.65 अपॉन 1.5, अगर हम इसे डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये 1 से ज़्यादा ही आएगा। क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 से कम जो है वो तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो हमारा या तो ए होगा या फिर होगा बी। तो इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि अभिलंब की किरण किस तरफ झुक रही है। तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ये तो क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं अभिलंब की किरण किस तरफ झुक रही है। तो जैसा कि आपको पता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो कौन सा माध्यम होगा, वो सघन माध्यम होगा। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कौन सा होगा, विरल माध्यम होगा, रेयर माध्यम होगा। और जिसका ज़्यादा होगा वो सघन होगा, क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो जैसा कि आपको पता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से, अब कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है, बेंजीन से गिलास में जाती है प्रकाश किरण, किससे, बेंजीन से गिलास में जाती है। तो जिसका ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सघन, और जिसका कम होता है उसका होता है विरल। तो विरल से कहीं ना कहीं सघन में जा रही है। जब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की
कि जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जो विरल से जब सघन में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से विरल की तरफ जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे कि इस टाइप से है। हमारा ऊपर क्या हो गया भाई, गिलास हो गया, ऊपर गिलास हो गया जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया। और नीचे हमारा कांच, नीचे हमारा क्या है, बेंजीन हो गया, नीचे हमारा बेंजीन हो गया, ऊपर गिलास हो गया। तो जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। इसकी अपेक्षा में तो विरल ही होगा। तो जब प्रकाश किरण कुछ इस टाइप से आएगी, यहाँ से इस टाइप से आएगी, तो वो क्या करेगी, इस टाइप से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है, क्योंकि ये सघन माध्यम है। बेंजीन से गिलास में आ रही, सॉरी, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, गिलास में आ रही है। तो विरल से सघन में आ रही, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मतलब टोवार्ड्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप का अगर अपवर्तनांक वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ये देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, ये दूसरे पेज पे आ गया। तो इससे थोड़ा पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से दिख जाए। ठीक है, तो हमने इस टाइप से कर लिया। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है अभी, एक बेलनाकार तार है कोई, जो कि उसके दो समान भाग हैं, AC और AB, CV, AC और CV से मिलकर बना है, और भागों AC और CV के पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है क्रमशः एक की रो है, मतलब एक की इस टाइप से रो है और एक की 1.5 रो है, तथा इनकी अनुप्रस्थ कांठों के त्रिज्याएं जो है वो एक की 2R है, एक की क्या भाई, एक की 2R है और दूसरे की R है। तो तार के सिरों के बीच बैटरी जुड़ी है, माना B1 और B2 जो है AC और CV के बीच क्या है, विभवांतर है। तो B1/B2 हमसे पूछा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने देखा है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया ही है। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देख लेते हैं, पहले हमसे क्या कह रहा है अभी, एक तार है जो कि AB है, क्या है, एक तार AB है जो कि दो भागों में बटा हुआ है। कितने, दो भागों में बटा है, एक इस टाइप से, एक क्या है इस टाइप से, और एक दूसरा इस टाइप से है, दूसरा इस टाइप से है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है अभी, दोनों की लंबाई तो भाई बराबर है, दोनों की लंबाई क्या कह रहा है, समान भागों में बटे हैं, लंबाई क्या हो गई, बराबर हो गई। और जो भाग AC और CB के पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है वो एक की पहले वाले की क्या है, रो है। ये हमारा B हो गया, मतलब ये हमारा C हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, ये पूरा A से B तक एक तार हो गया और दो भागों में बटा है AC और CB। ठीक है, तो इसकी तो रो हो गई और इसकी जो प्रतिरोधकता हो जाएगी 1.5 रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1.5 रो हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है, इसकी जो बड़े वाले अनुप्रस्थ जो पहला वाला है AC, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी, और इसकी जो छोटे वाले की त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, R हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ और पता होगी, जो ओम लॉ से एक फॉर्मूला निकलता है B=IR। क्या निकलता है, B=IR। अब इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो हमें दिख जाएगी, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाए, इसमें हमारा प्रतिरोधकता अगर बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ जाए, तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, विभवांतर भी हमारा बढ़ जाएगा। और अगर प्रतिरोध घट जाए, अगर प्रतिरोध घट जाए तो हमारा जो विभवांतर है वो भी कम हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो विभवांतर है प्रतिरोध के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब जैसा जो फर्क प्रतिरोध में पड़ेगा वही फर्क हमारे वोल्टेज, हमारे विभवांतर में पड़ने वाला है। तो अगर हम इस टाइप से ये कह सकते हैं कि हमसे, क्योंकि रेशियो पूछा है, B1/B2 पूछा है, B1/B2 पूछा है, तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो रेशियो हमारा प्रतिरोध का आएगा वही रेशियो हमारा विभवांतर का आएगा। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। तो आपको पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ρl, मतलब रो लंबाई बटे इसका क्षेत्रफल, यही तो होता है फार्मूला। तो अगर हम इसे पहले वाले का R1 मान लें और दूसरे वाले का R2 मान लें, तो हम अगर इसे B1 और इसे B2 मान लें, तो जैसा कि इसमें बताया ही है B1 और B2 कहा गया है, तो हम इसे B1 मान लेते हैं और इसे B2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, तो हम पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे, और प्रतिरोध का जो रेशियो आएगा वही हमारा किसका हो जाएगा भाई हमारा विभवांतर का रेशियो हो जाएगा। तो हम
दोबारा से एक बार कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रतिरोध अगर हमने इसे R1 मान लिया और दूसरे वाले को R2 मान लिया है तो क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा रो L अपॉन A1। क्षेत्रफल तो भाई अलग अलग हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें भी लंबाई और प्रतिरोधकता देख लेते हैं क्या होगी, वो देख लेते हैं, और इसका A2 हो जाएगा। अगर हम इस टाइप से इसे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम देख रहे हैं पहले तो वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले वाले की प्रतिरोधकता जो है उसकी है रो और लंबाई तो भाई हमारी समान है। और इसमें जो हम पहले वाले की आपने देखा था, पहले वाले में आपने देखा था क्या देखा था कि इसकी जो त्रिज्या थी वो 2r थी। क्या थी, 2r थी। और आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसकी 2r हो गई तो 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और फिर जो दूसरे वाले की जो प्रतिरोधकता दी है वो कितनी दी है, 1.5 रो। कितनी दी है, 1.5 रो। और लंबाई तो भाई समान है, दोनों की लंबाई दोनों की समान है। और दूसरे वाले की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, r दी है। दूसरे वाले की त्रिज्या जो दी है वो r दी है। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कट रहा है, एल से एल कट रहा है और रो से रो कट रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 1.5 है, 1.5 है। तो ये जो रेशियो आ जाएगा हमारा R1 अनुपात R2 जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा भाई, देख लेते हैं क्या आएगा। अगर हम इसकी 4 की मल्टीप्लाई इधर 1.5 से कर दें तो हमारा 1:6 आएगा। 15 चौका 60 तो 6.0 आ जाएगा। तो 6 1:6 आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया जो इसका रेशियो होगा मतलब R1 अपॉन R2 हमारा कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये विभवांतर और प्रतिरोध एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं तो भाई इसका रेशियो होगा। तो हम कह सकते हैं V1 अपॉन V2 जो हमारा होगा 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6 जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं 1/6 कौन से ऑप्शन में, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं भाई कौन से ऑप्शन में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा भी दिया है। और क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में भी आ जाए। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। होता क्या एक्चुअली, जो सोडा वाटर होता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है जब जो हमारा वाटर होता है, वाटर में जब हम उसमें CO2 गैस मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, CO2 गैस मिला देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, हमारा सोडा वाटर बन जाता है। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा एक द्रव में ठोस का विलयन है वो हमसे पूछा है। तो इसमें वाटर में हम क्या मिला रहे हैं, CO2 गैस मिला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम द्रव में क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा द्रव में क्या हो जाएगा, ये द्रव में हमारा गैस हो जाएगा। ये तो द्रव में गैस हो जाएगा सोडा वाटर। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। और जो सिरका होता है ये आपको पता है एसिटिक एसिड होता है जो कि लिक्विड होता है। क्या होता है भाई, ये भी लिक्विड होता है। तो ये भी क्या होगा, हमारा द्रव में द्रव होगा। ये क्या होगा, हमारा द्रव में द्रव होगा। और जो हमारा पीतल जो होता है, पीतल हमारा क्या होता है भाई, कॉपर और जिंक का ही तो मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो कॉपर भी हमारा ठोस होगा, जिंक भी ठोस होगा। तो ये तो भाई ठोस में ठोस हो जाएगा, ये ठोस में ठोस हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक ही बचा सी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो हमारा आयोडीन का टिंचर है ना, इसे हम कहीं ना कहीं एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसे हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा आयोडीन का टिंचर होता है उसे हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं। साथ में बनता कैसे भाई, ये बनता है वाटर प्लस अल्कोहल से बनता है। लेकिन इसमें जब हम आयोडीन जो डालते हैं, जो अब क्योंकि वाटर और अल्कोहल जो होता है वो तो द्रव हो गया, वो क्या हो गया, द्रव हो गया। अब हम जिसमें जो आयोडीन डालते हैं, इसमें लिखा भी है आयोडीन का टिंचर। तो जो हम इसमें आयोडीन डालते हैं वो ठोस डालते हैं, तभी हमारा आयोडीन का टिंचर बनता है। क्या बनता है, एक तो इसका काम हो गया, ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और ये जो वाटर और अल्कोहल का मिश्रण होता है और प्लस में हम जो आयोडीन डालते हैं वो क्या होती है, ठोस आयोडीन होती है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या है, द्रव में
ठोस है। ये क्या है? द्रव में ठोस है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है? विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? ये हमसे पूछा है। जल में होते हैं या वसा में होते हैं, या जल और वसा दोनों में होते हैं, इनमें से किसी में भी नहीं होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, जो हमारे विटामिन होते हैं कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और होता है के। क्या होता है? के होता है। और एक पीवी होता है, वो आपको पता नहीं होगा और नहीं पता है कोई नहीं, फिलहाल तो आप के तक याद रखिए, कीड़ा से याद रखिए। अब आपको मैं बता दूं, जो कीड़ा, इसको आप इसकी ट्रिक ही मान लीजिएगा। कीड़ा, क्या? कीड़ा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं। और बचे क्या? बी और सी बचा। क्या बचा? बी और सी। बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? वाटर में घुलनशील होते हैं हमारे बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके अलावा आपसे ए डी ई के या के ई डी ए में से कोई भी अगर पूछ ले तो वो क्या होगा? हमारा फैट में सॉल्युबल होगा, वसा में घुलनशील हो जाएगा। अगर इनमें से कोई पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता वसा में। और इसमें क्योंकि हमसे बी और सी पूछा तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है। दूसरे पेज पे चली गई है इंग्लिश, तो छोटा कर लेते हैं और देख लेते हैं दोनों। ठीक है, तो क्या कह रहा है अभी? दो प्रतिरोध हैं जिसमें ए 12 ओम है, बी 24 ओम है, और ये क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन दो अन्य प्रतिरोधों सी 12 ओम और डी 24 ओम के साथ तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक 11 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। भाई पहले ये समांतर क्रम में था, फिर श्रेणी क्रम में जुड़ गया। फिर माना पीए और पीसी क्या हो गया भाई? प्रतिरोध है, मतलब इसके पावर हैं, ए की और सी की पावर है। तो क्षयित ऊर्जा है, ए और सी की क्षयित ऊर्जा है, प्रतिरोधों की क्षयित ऊर्जा है। तो इसमें अनुपात हमसे पूछा है, पीए अनुपात पीसी हमसे पूछा है, ये क्या होगा? तो कोई बात नहीं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में आया, हर शिफ्ट में आप किसी भी शिफ्ट को उठा के देख लीजिएगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। अच्छे से हम पहले इसका फिगर बना लेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ये क्या कह रहा है भाई? दो प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम में हम इसे लगा लेते हैं भाई। इस टाइप से इसे हमने समांतर क्रम में लगा लिया। ये दो प्रतिरोध हो गए, एक तो हो गया ए, ये हो गया बी। ये कितना? 24 और ये कितना है हमारा? 12। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए अन्य दो संयोजन के साथ मिला है, जो कि एक का है 12, जो कि ये सी है, और फिर दूसरा ये फिर क्या हो? 24 हो गया। और फिर इसके बाद ये क्या है? 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है? 11 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। इस टाइप से बन गया है। तो फिर हमसे ये पूछ रहा है ए और सी क्षयित ऊर्जा की दरें हैं, तो इनमें पीए पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ सी हमसे पूछा है, क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो हमारे समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं, हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसे 1 मान लें, इस टोटल प्रतिरोध को हम 1 मान लें, पूरे समांतर क्रम वाले को, तो हम इसको ये लिख सकते हैं आर। इसे हम आर क्या मान लेते हैं? आर ए मान लेते हैं, और दूसरे वाले को आर बी। इस टाइप से 1/RA प्लस 1/RB इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/12 प्लस 1/24, यही तो आएगा भाई। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 24, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3/24, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 3 × 8 = 24, 1/8, यानी कि जो हमारा R1 जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? 8 आ गया। जो हमारा समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगा है वो हमारा टोटल प्रतिरोध क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब ये श्रेणी क्रम में लगे 12 और सी और डी जो हमारा लगा है श्रेणी क्रम में लगा है, और श्रेणी क्रम में जो लगा होता है, अगर हम इसको पूरे को मान लें, इसको क्या मान लें? R2। अगर हम इसको R2 मान लें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? RC प्लस RD। अगर हम ऐसे कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट जोड़ना होता है श्रेणी क्रम में। 12 + 24 हमारा कितना हो जाएगा?
36 हो जाएगा और 36 में हम 8 और जोड़ लेंगे। अब पूरा हम प्रतिरोध निकाल लेंगे R टोटल हम निकाल लेंगे। कैसे? हम इस टाइप से R टोटल लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा R1 + R2, जिसमें हमारा R1 कितना आया भाई? R1 8 आया और R2 हमारा कितना आया? 36, यही तो आया। तो टोटल हमारा जो हो गया वो कितना हो गया? 44 हो गया। कितना हो गया भाई हमारा? 44 आ गया। R टोटल जो हमारा प्रतिरोध है वो 44 आ गया। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे। क्या देखेंगे? जो हमारा जो फिगर बना हुआ था इस टाइप से समांतर श्रेणी में लगा हुआ था, इस टाइप से समांतर श्रेणी में लगा था और फिर इस टाइप से समांतर क्रम के बाद ये श्रेणी क्रम में लगा था और फिर एक बैटरी से जुड़ा हुआ था, इस टाइप से, यही तो था। तो इसमें क्या था? ये तो 11 वोल्ट की बैटरी होगी और ये हो गया और ये बी हो गया। अब कहीं ना कहीं आपने देखा इसका 12 था और इसका 24 था। तो अब जब इसमें हम पहले निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? धारा का सूत्र क्या होता है? B = IR। अभी मैंने आपको बताया था, ओम लॉ से निकला है। तो इसमें जो वोल्टेज जो है वो हमारा 11 है और जो हमारा I तो हमें निकालनी है और जो हमारा प्रतिरोध कितना आया था भाई? 44 आया था। तो अगर हम इसे काटें तो 11 चौक 44, यानी कि जो हमारा धारा आ गई हमारी कितनी आ गई? 1/4 आ गई। धारा हमारी कितनी आ गई? 1/4 आ गई। जो हमारी धारा है अब यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही है धारा, इन सब में बह रही है धारा। तो जब यहाँ पे, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं A और B, तो जब ये समांतर क्रम में लगे हैं तो ये जो धारा है कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें धारा कम जाती है और जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज़्यादा जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब इसमें बटेगी तो A में कहीं ना कहीं धारा ज़्यादा जाएगी और B में जो है धारा कम जाएगी। अब ये क्या है? 12 और 24 है। कितना है? 12 और 24 है। तो हम इसको 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 कहीं ना कहीं 1:2 में बांट सकते हैं। अब इसमें जो 2 होगी, जो ज़्यादा धारा होगी वो किस में बढ़ जाएगी? वो चली जाएगी A में, और जो कम होगी वो किस में? B में चली जाएगी। अब क्योंकि हमारी धारा कितनी? 1/4 आई थी, 1/4 आई थी। अब हम इसे कहीं ना कहीं 3 से क्या कर लें? 3 से भाग कर दें। 3 भागों में अगर बांट लें तो 1 भाग आ जाएगा। तो हमारा 4 × 3 हमारा क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा? एक में 2 यूनिट जाएगी और एक में 1 यूनिट जाएगी। तो जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें कहीं ना कहीं 1 यूनिट जाएगी और जिसमें A में कम प्रतिरोध है, 12 प्रतिरोध है, तो इसमें 2 यूनिट चली जाएगी। तो अगर हम 1/12 का 2 यूनिट निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। 2 × 12 तो 1/6 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो हमारी A में धारा जा रही है वो 1/6 जा रही है। कितनी धारा जा रही है? 1/6 जा रही है। और जो श्रेणी क्रम में इसमें तो पूरी 1/6 ही जाए, इसमें तो पूरी 1/4 ही जाएगी, है ना? इसमें तो पूरी 1/4 ही जाएगी। अब आप सोचते होंगे सर कि आपने A का ही क्यों निकाला? तो A का हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमसे कह रहा है ना PA/PC निकालना है, B से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो हम निकाल लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? I² R होता है, I² R होता है पावर का फार्मूला। तो अगर हम PA/PC लिख लें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा भाई? I² जो A की धारा होगी वो वाली, और इंटू RA जो इसकी धारा प्रतिरोध होगा वो, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? IC का स्क्वायर, मतलब जो C में जो धारा जाती होगी उसका स्क्वायर, और RC जो RC का प्रतिरोध है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। जो हमारी A में जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है? 1/6 बह रही थी। कितनी? 1/6 हमारी धारा बह रही थी। और इसमें जो प्रतिरोध था कितना था? 12, और इसमें जो धारा बह रही थी 1/4 आई थी, तो C में तो हमारी 1/4 ही बहेगी, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा 12 से, क्योंकि 12 इसका प्रतिरोध था। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या देख रहे हैं? 12 तो 12 से कट गया। क्या हो गया भाई? 12 तो 12 से कट गया। क्या हुआ भाई? हमारा 12 तो क्या आया था? हमारा PA/PC हमारा क्या आया था? 1/6 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा वो तो कट गया। तो अगर हम इसे देखें 1/36 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चौक 16 ऊपर चला जाएगा, 16/1। तो अगर हम इसी को काटें तो क्या करेंगे? 4 चौक 16 और 4 नेम 36। तो हमारा जो PA/PC जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4/9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4/9। तो 4/9 जिस ऑप्शन में होगा भाई हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर B में। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर B में ही दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर B में है जो है हमारा आंसर दिया। तो ऑप्शन नंबर B विल बी द
राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आए हैं, एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई नहीं, इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना एक धातु के बेलनाकार तार की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसका प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा, क्या लंबाई में। जैसे हमारा कोई इस टाइप का एक तार है, इस टाइप का हमारा एक तार है, अब इसकी लंबाई हमने कहीं ना कहीं 25% बढ़ा दी, तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो कितना बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है अभी, तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन क्षेत्रफल। रो एल अपॉन क्षेत्रफल यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी ये कराया था, है ना। तो अगर हमसे क्या कह रहा है कि भाई आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो हम इसको आयतन बना लेते हैं। आयतन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एल से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन, जब क्षेत्रफल की गुणा लंबाई से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, हमारा आयतन बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्रतिरोधकता में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल लंबाई भैया 25% बढ़ाई जा रही है। क्या किया जा रहा है, केवल लंबाई को 25% बढ़ाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं केवल एल स्क्वायर रह गया है, क्या एल स्क्वायर रह गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब मैथ में आपने पढ़ा होगा, जो वर्ग होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर उसकी किसी भुजा को, मतलब भुजा को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो हम उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 100, यही तो करते हैं। अगर x बढ़ाया गया और y बढ़ाया गया, मतलब लंबाई मान लो 25% और फिर चौड़ाई भी 25% बढ़ा दिए, तो यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसमें भी हम वही करेंगे, तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, 25 प्लस 25 गुणा 25 क्या हो जाएगा हमारा, 625 हो जाएगा। 25 गुणा 25 625 बटे हमारा 100 हो जाएगा। जब हम इन दोनों पॉइंट को हटा देंगे तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2 से पहले, तो 25 25 50 और 6.25 क्या हो जाएगा हमारा, 56.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56.25 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56.25 जो है हमारा बढ़ जाएगा इसका प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस की सलूशन अच्छे से समझ में आते होंगे और आपको लग रहा होगा कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आ गया तो आप आसानी से कर देंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, पसंद आ रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मानव नेत्र में नेत्र काचाभ द्रव कहाँ मौजूद होता है, ये हमसे पूछा है। वेयर इज द विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारी ह्यूमन आई होती है कुछ इस टाइप को होती है, ये होती है हमारी कॉर्निया, और फिर इस टाइप से हमारी ह्यूमन आई होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंस होता है, हमारा क्या होता है, यहाँ पे लेंस लगा होता है जो उत्तल लेंस होता है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, रेटिना होती है, और इधर आइरिस वगैरह होती है, आइरिस पीपल वगैरह यहाँ पे होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, और एक फ्लूइड इधर भरा होता है। लेंस और रेटिना के बीच एक फ्लूइड भरा होता है, और एक इसके बीच भरा होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच भरा हुआ होता है। तो जो ये वाला जो होता है इसे कहते हैं हम एक्यूस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्यूस ह्यूमर। जो जब कोई रोता है तो उसके जो आँखों से आंसू निकलते हैं ना, तो वो इसी ह्यूमर की वजह से निकलते हैं, एक्यूस ह्यूमर की वजह से ही निकलते हैं, इसी द्रव की वजह से आंसू निकलते हैं। और ये जो द्रव है लेंस और रेटिना के बीच, इसे जो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं विट्रस ऑयल, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम काचाभ द्रव कहते हैं इसे। तो हमसे यही पूछा गया काचाभ द्रव कहाँ पे मौजूद होता है, तो काचाभ द्रव जो होता है हमारे लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेंस और रेटिना के बीच। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो अगर आपका एक्यूस ह्यूमर इस बार अगर पूछ लेता है तो आप आसानी से लगा देंगे आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है अभी, देख लेते हैं।
थर्मिट प्रक्रम किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? थर्मिट प्रक्रम किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, रिडॉक्स या कॉम्बिनेशन, या रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स विस्थापन है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, ये हमसे पूछा गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, मैं इससे पहले आप इसका आंसर बताएं या मैं इसका आंसर बताऊं, मैं आपको बता दूं, ये थर्मिट प्रक्रम होता है, ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है भाई, जो धातु और धातु ऑक्साइड के साथ क्या करती है? धातु और धातु ऑक्साइड के मध्य होती है, धातु और धातु ऑक्साइड के बीच होती है। क्या होती है? धातु और धातु ऑक्साइड के बीच होती है। जैसे कि हम मान लें कोई धातु ऑक्साइड ये है, कोई धातु ऑक्साइड Fe2O3 है। क्या है? Fe2O3 है, और इसमें हम धातु की एक्सरसाइज करा दें, धातु मान लो एल्यूमिनियम हमने ले ली, तो अब जब इसमें होगी रिएक्शन तो क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा, Al2O3 बन जाएगा, और प्लस में क्या होगा? आयरन निकल जाएगा अलग। क्या होगा? आयरन निकल जाएगा अलग। तो इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? इसमें हम दो चीज़ें क्या देख रहे हैं भाई? इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी, दोनों एक साथ हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ ही टाइम पहले, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है भाई? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें एक चीज़ आप और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? इसमें एक जो है एलिमेंट, एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो तत्व है, उसका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका रिप्लेसमेंट इधर हो गया, इसका रिप्लेसमेंट इधर हो गया। देखिए Al2O3 बन गया, तो इसका रिप्लेसमेंट इधर हो गया। कहीं ना कहीं ये विस्थापन अभिक्रिया भी होगी। जैसा कि मैंने बताया, जिसमें सिंगल रिप्लेसमेंट होता है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होती है। और जिसमें डबल रिप्लेसमेंट होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि इसमें सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, और साथ में क्या हो जाएगी? साथ में क्या हो जाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें दोनों रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन जो होगी भाई, हमारा राइट आंसर होगा। इसमें रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन है, ये तो गलत हो गया। रिडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए। तो बी भी केवल रिडॉक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और ये द्विविस्थापन ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन रिडॉक्स और विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये मैं बता दूं आपको। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, इसका उल्टा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाएँ। जैसा कि इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसको हम कहीं ना कहीं एक टाइप से भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो उल्टी एक होती है, क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन भी, केमिकल परिवर्तन भी, केमिकल चेंज भी हम कह सकते हैं। तो अनुत्क्रमणीय में क्या होता है? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे हमारा वाटर है, वाटर को जब हीट मिलती है तो भाप बन के उड़ जाता है, और भाई अगर उसे टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो बर्फ़ बन जाता है। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, लेकिन जब जैसे अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वाटर बन जाएगा, मतलब बर्फ़ बन जाएगा, और अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वो वही बर्फ़ जो है वाटर बन जाएगा। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, लेकिन पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। तो उसको कहते हैं हम फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। और वो परिवर्तन जो एक बार हो गया वो दोबारा मतलब चेंज नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। उसको हम क्या कहेंगे भाई? केमिकल चेंजेस। जैसे हम देख रहे हैं ओस का बनना, भाई ओस बनती है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ओस बनती है, और फिर धूप निकलती है, ओस उड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय चेंजेस है, यानी कि फिजिकल चेंजेस हो गए। ये तो भाई फिजिकल चेंजेस हो गए। और इसमें क्या कह रहा है? आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना। अगर आइसक्रीम पिघलेगी, फिर अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, फ्रिज में रख दें, तो फिर से जम जाएगी। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हो गया। मिट्टी की ढलाई, अगर मिट्टी को हम गीला भी कर लेंगे तो वो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो सूख के फिर वैसी हो जाएगी। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन फलों का पकना, अगर फल हमारे पक जाएं एक बार, तो आप क्या उसे कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। उसमें जो
हार्मोन होता है, हार्मोन उसमें जाके क्या फल को पका देता है, क्योंकि वो केमिकल है, किसी केमिकल से पकाया जाता है। जैसे आपने जो देखे हो कृत्रिम केमिकल जो आते हैं पकाने के लिए, जैसे कार्बाइड है, कार्बाइड लगा के फलों को पकाया जाता है ना। और लेकिन एथिलीन तो जो हो गया वो हमारा मतलब देसी हो गया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं नेचुरल हो गया। लेकिन कार्बाइड जो है कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया फलों का पकना जो हो गया वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो हमसे ये क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पूछा गया। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, इसमें क्या हो गया है भाई, हाँ अनुत्क्रमणीय सही। अनुत्क्रमणीय को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, जिसे हम चेंज ना कर सकें वो हो जाएगी हमारी रासायनिक, और उत्क्रमणीय जो होगी वो हमारी हो जाएगी फिजिकल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगी रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये जो होंगे बाकी तीनों ये हमारी फिजिकल चेंजेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो क्षोभ मंडल होता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, और फिर वायुमंडल आता है। लेकिन जो हमारा क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल आता है उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य से कुछ किरणें आती हैं, तो उन किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। क्या आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। तो वही रेज जो होती हैं वो उसको ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। जो ऑक्सीजन होती है उसे O3 में, जो ऑक्सीजन O2 होती है तो उसे O3 में परिवर्तित कर देती हैं, ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा किस वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसका चौथा ऑप्शन इसमें नहीं दिखा है, कोई नहीं, छोटा करके देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, और इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंस, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो पदार्थ जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों से क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं। जो अपघटित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अजैव निम्नीकरण होते हैं। लेकिन जो कवक और जीवाणु जैसे अपघटकों के साथ क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, जैव, वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण। और जो अपघटित नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण। तो जो नहीं होते हैं उनमें क्या आ जाता है, जैसे प्लास्टिक है, क्या होती है, जैसे प्लास्टिक बैग हैं, कृत्रिम कपड़े हैं, जो कृत्रिम कपड़े हैं, कांच है, रबड़ है, ये क्या होते हैं, हमारे अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी कपास है, जैसे कपास है, ये जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। कागज़ है, ये जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। सब्जियों के छिलके हैं, ये जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो हमारी लकड़ी है ये हमारी जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन जो अजैव निम्नीकरण होते हैं, जो जीवाणु और कवकों जैसे अपघटकों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, वो अजैव निम्नीकरण होते हैं। उसमें क्या आ जाता है, हमारा प्लास्टिक बैग आ जाता है, और कांच आ जाती है, कृत्रिम कपड़े आ जाते हैं, रबड़ आ जाती है, ये सब हमारे अजैव निम्नीकरण में आ जाते हैं, नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंस में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुछ चीज़ें आती हैं ना, उन पे लिखा हुआ भी होता है नॉन बायोग्रेडेबल। क्या लिखा होता है, नॉन बायोग्रेडेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसमें यही पूछा, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। प्लास्टिक बैग जो है अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, जैव निम्नीकरण, तो वो भी मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे ही गर्म वायु और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर उच्च स्तर तक बढ़ती हैं तो गर्म वायु क्या हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है। पहले तो वही गर्म होता है, गर्म वायु ऊपर जाती है, गर्म वायु ऊपर जाती है ना। जब जो ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, पूरे आसमान में फैलने लगती है, और जब फैलती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
ठंडी हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि वही जो जलवाष्प जो ऊपर होती है, आपने देखा होगा जो तालाब से जो धूप निकलती है, तालाब से जलवाष्प बन के ऊपर जाती है और फिर वही बादल बन के बरस जाती है। क्या हो जाता है? वही बादल बन के बरस जाती है। तो यही होता है, ऊपर जो गर्म वायु होती है वो ऊपर जाती है, फिर वो ऊपर फैलती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फैलती है और ठंडी हो जाती है, एक्सपैंड एंड कूल हो जाती है। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आपको चीनी का 10% जलीय विलयन दिया जाए और 180 ग्राम जल में घुली चीनी का द्रव्यमान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अगर आपको 10% जलीय विलयन दिया गया तो उसमें जो 180 ग्राम जो जल का विलयन होगा, उसमें जो चीनी घुली हुई होगी, तो उसमें चीनी का द्रव्यमान जो होगा वो हमसे पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है, जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा किसी जैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपके नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिएगा 50 है, 50 टोटल है, तो टोटल वाले हम क्या करते हैं, टोटल वाले हम नीचे लिखते हैं। और जो हमारे नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 45 आए तो हम उसे ऊपर लिखते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो हमारी परसेंटेज आती है, तभी तो आती है हमारी परसेंटेज। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसमें जो हमारी परसेंटेज है, चीनी का परसेंटेज तो हमें दे रखा है, लेकिन हमसे ये पूछा है चीनी का द्रव्यमान कितना है। तो चीनी का द्रव्यमान अगर हम x मान लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। x मान लें या केवल c मान लो, चीनी मान लो, शुगर मान लो, s मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब नीचे क्या आएगा, टोटल जल और चीनी का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान आएगा। इसका जल का भी द्रव्यमान आएगा और चीनी का भी द्रव्यमान आएगा। तो जल जो है वो 180 ग्राम है। कितना है भाई, 180 ग्राम है। अब गुणा हमें कितने से करनी पड़ेगी, 100 से करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे हम टोटल लिखते हैं, ऊपर जो निकालते हैं परसेंटेज वो लिखते हैं, और गुणा हम 100 से कर देते हैं, फिर हमारी क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया। जब 0 से 0 कट गया तो हम इसमें देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x प्लस 180 इस तरफ हो गया और इस तरफ हमारा क्या हो गया, 10x। अब ये x अगर इस तरफ उठ के जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 9x बन जाएगा। 9x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 180 आएगा का, तो हम 9 से जब काटेंगे 9 दूनी 18, तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 20 ग्राम जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। हमसे क्या पूछा, चीनी का द्रव्यमान कितना होगा, तो चीनी का द्रव्यमान जो होगा 20 ग्राम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर से, तो आप आसानी से कर पाएँ। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई नहीं, देख लेते हैं। इसके सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि सारे ऑप्शन दिख जाएँ। ये लीजिएगा, सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए, कोई नहीं। अब देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा देंगे हम, कैल्शियम COOH का वोल्टेज के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई, हमारा बनेगा CaCO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जो हम दूधिया होगा, जो कि थोड़ा जो अधातु होगा और क्या होगा, अम्लीय टाइप का होगा। क्या होगा, ये अम्लीय टाइप का होगा। ये जो CaCO3 बनेगा ये दूधिया होगा और ये थोड़ा अम्लीय टाइप का बनेगा। किस टाइप का बनेगा, अम्लीय टाइप का बनेगा। और क्योंकि ये ऑक्साइड भी बना रहा है तो ये किस टाइप का, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति का बनेगा, जो कि अम्लीय बनेगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में प्रचुर धातु क्या है, प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो हमसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है, प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो पूछी गई। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ।
क्या पूछा गया, इसमें ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो क्या है हमारी, धातु। इसमें धातु पूछी गई है, ना कि उपधातु, ना कि अधातु, केवल धातु पूछी गई है। तो अगर धातु पूछी गई है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि जो धातु है वो एल्यूमिनियम ही हमारी पृथ्वी की सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या होता है, धातु ही सबसे ज़्यादा जो धातु है एल्यूमिनियम ही सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी की सतह में पाई जाती है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ लेता क्या, यहाँ पे तो मेटल पूछ लिया, अगर आपसे क्या पूछ लेता, उपधातु, क्या पूछ लेता, उपधातु, क्या पूछ लेता भाई, उपधातु अगर आपसे पूछ लेता तो इसका आंसर क्या होता, तो इसका आंसर भाई एल्यूमिनियम नहीं होता, तो इसका आंसर होता सिलिकॉन। क्या होता है भाई, सिलिकॉन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ये तो उपधातु अगर पूछे तो सिलिकॉन। अगर आपसे नॉन मेटल पूछ ले, नॉन मेटल पूछ ले, क्या पूछ ले, नॉन मेटल जिसे हम अधातु कहते हैं, अगर अधातु पूछ ले तो क्या ऑप्शन हो, आंसर होगा, तो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा भाई, ऑक्सीजन। तो हमारा जो अधातु है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए पृथ्वी की सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अधातु बताइए, तो वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर उपधातु पूछे तो सिलिकॉन, और अगर हमसे धातु पूछा तो एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है शोर को किस में मापा जाता है। जो हमारे नॉइस होती है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो किस में मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, वाट जो होगी, वाट होगी, या सेंटीग्रेड होगी, या आरपीएम होगी, या डेसिबल होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है वाट जो होती है किसी होती है भी, वाट किसी होती है पावर की, और सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, और जो हमारी डेसिबल होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, नॉइस की। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है भाई, डेसिबल में हमारा मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आया, ये तो नहीं आया लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आया था। उसमें क्या हुआ था, के, एल और एम दिए थे, जिसमें एम पूरा भरा हुआ नहीं था, उस टाइप से एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा जिसके परमाणु में के और एल कोष भरे हुए हैं। क्या कह रहा है, के और एल कोष भरे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, आपको पता होगा कि जो परमाणु के कोष होते हैं वो के होता है, एल होता है, एम होता है, और क्या होता है, एन होता है। जिसमें ज़्यादा से के में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 8 आ सकते हैं, एल में के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, और एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 और एन में 32 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, के और एल कोष भरे हुए हैं, मतलब भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो मैं इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो, के और एल देख लो। तो के और एल कितना हो रहा है परमाणु क्रमांक भाई, 8 और 2 10 हो रहा है। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 10 ही तो आ रहा है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटर इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है। इससे पहले कि मैं बताऊं, आपको बता दूं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या सुना होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सुना होगा। तो इसमें हमें 3 तत्व मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, और जो हीमो है, हीमो से आयरन हो गया, हीमो से क्या हो गया, आयरन, और ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन। और ये ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आयरन। आयरन जो हमें है धातु, आयरन धातु हमारे ब्लड में पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन को पूछना होता तो ये कहता कि अधातु कौन सी अधातु हमारे रक्त में पाई जाती, तो कहता तो ऑक्सीजन हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि धातु पूछा तो आयरन हमारा जो है राइट आंसर हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ हमारे जो ब्लड में कि आयरन ज़्यादा पाया जाता है या कैल्शियम, तो जो इसमें जो आपका आंसर होगा तो वो होगा कैल्शियम। कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी
हड्डी कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी जो पाई जाती है, वो तो होती है हमारी फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ ले सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टेपिडियस में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, जो कि जिसका नाम है स्टेपिडियस। ठीक है, तो इसका जो बड़ी हड्डी पूछी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले क्या कि आपकी रिब्स कितने जोड़े होती हैं, जो आपकी पसलियाँ होती हैं वो कितने जोड़े होती हैं, तो आप बता देंगे 12 जोड़े होती हैं। कितनी? 12 पेयर हमारी पसलियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द राइट आंसर। फीमर सबसे लंबी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है हेपाटाइटिस किस कारण होती है? हेपाटाइटिस किस कारण होती है? पैरासाइट की वजह से होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फंगी से होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हेपाटाइटिस जो होती है वो हमारा वायरस की वजह से होता है। आपने सुना होगा हेपाटाइटिस वायरस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, इस टाइप से आपने सुना होगा। तो ये जो हेपाटाइटिस होता है ये इसकी वायरस की वजह से होता है। लेकिन ये जो हेपाटाइटिस होती है इसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो हमारा जो होता है वो होता है लीवर। क्या होता है भाई? लीवर हमारा प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो वो हो जाएगी हमारी लीवर। तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड जो है वो हमारा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो है हमारा बैक्टीरिया से होता है। तो इसके हमें पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 26? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में गायब हो जाती है? ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन सी ग्रंथि जो है गायब हो जाती है वृद्ध अवस्था में? धीरे धीरे, एक्चुअली वो गायब क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो वो जो ग्रंथि होती है वो हमारे चेस्ट में पाई जाती है, हमारे सीने में पाई जाती है। कौन सी होती है? थाइमस। क्या होती है भाई? थाइमस होती है। अगर आपसे इसी के साथ में पूछ ले हमारी जो इंटरनल ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, वो अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थायराइड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गए हैं। अब क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए हैं, जल्दी हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, जल्दी हम देख लेते हैं। किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता होगा रसायनों का राजा हम किसे कहा जाता है भाई? ए को कहा जाता है, बी को, सी को, या डी को? तो ये कहा जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे बैटरियों में होता है, बैटरियों में जो अम्ल होता है वो हमारा H2SO4 ही होता है। और जो लेड बैटरी होती हैं उनमें भी हमारा H2SO4 ही होता है। इसे हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कार्बोलिक अम्ल के रूप में किसे जाना जाता है? जो कार्बोलिक अम्ल होता है इस रूप में हमें किसको जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बोलिक अम्ल होता है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH। तो ये किस टाइप का हो गया भाई? ये हो गया हमारा कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला। तो अब हम इसको देख के ही बता सकते हैं, या तो ये ऑक्जेलिक है, ना तो एसिटिक है, ना ही एथिनॉल भी नहीं है। तो हमारा ये क्या होगा? फिनाइल होगा। क्या होगा? हमारा फिनाइल होगा। कार्बोलिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? फिनाइल होता है। तो फिनाइल का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? कार्बोलिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला C6H5OH होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है। ये में है, मैं नहीं है, ये में है, में बदल देता है। एसिड टर्न टू लिटमस। तो ये एसिड किसको, मतलब किस में बदल देता है? एसिड जो होता है आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पे एसिड लिख लूँ, यहाँ पे बेस लिख लूँ, और यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लिख लूँ, और यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रख लूँ, तो मैं आपको बता दूं जो एसिड होता है वो रेड का तो रेड ही रहता है। क्या रहता है? एसिड जो है रेड का तो रेड ही रहता है, लेकिन जो होता है
ब्लू होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और जो ब्लू होता है वो तो ब्लू ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो एसिड है वो हमारे ब्लू को रेड में बदल देता है। क्या कर देता है? ब्लू को रेड में बदल देता है। तो ये नीले को लाल में बदल देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है नीले से लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। एसिटिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या है? CH3COH, जी नहीं। CH3CO CH3, जी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। CH2COOH, CH2COOH, ये होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा होगा वो होगा CH3COOH, ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3 और COOH होता है हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर सी दिया है, तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 31 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है सांद्रित HNO3 को निम्न में बने कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। तो कौन से CU के कंटेनर में रखा जाता है HNO3 को? या ZN में रखा जा सकता है, या एल्यूमिनियम वाले में रखा जा सकता है, या SI वाले में रखा जा सकता है? ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, HNO3 को हम कौन से कंटेनर में रख सकते हैं? एल्यूमिनियम वाले कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे कि ये जब ये रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बना लेता है? Al2O3 भी बना लेता है। Al2O3 भी बना लेता है, क्योंकि जब हम HNO3 की अभिक्रिया जब कराएंगे, HNO3 की अभिक्रिया जब Al से कराएंगे, एल्यूमिनियम से कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, और ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। सांद्रित HNO3 को अच्छी तरह से तैयार किया गया। क्या किया गया? सांद्रित HNO3 को अच्छी तरह से तैयार किया गया। और फिर तो हमसे पूछा गया है इसमें क्या होगा? प्रोटीन में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर HNO3 एक निर्जलीय एजेंट के रूप में कार्य करता है, या नाइट्रोसेलुलोज बनाता है, या HNO3 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? जी नहीं, जो ना तो डी होगा, ना तो सी होगा, ना ही होगा बी। तो मैं बता दूं, ये जो प्रोटीन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ये किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये प्रोटीन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका 32 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने अभी जब H2SO4 मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था लेड स्टोरेज बैटरी में भी हम क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं। जैसे सारी बैटरी में मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करते हैं। क्या करते हैं? H2SO4 हम यूज करते हैं, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉयल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल का रासायनिक नाम क्या है? ये हमसे पूछा गया है। इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं दिखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल जो होता है हमारा अम्लों का राजा, अम्लों के राजा को ही हम कहते हैं, H2SO4 की ही हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ ले ब्लू विट्रॉयल किसे कहते हैं, क्या पूछ ले ब्लू विट्रॉयल किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू विट्रॉल जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, और ऑयल ऑफ विट्रॉल जो होता है वो हमारा होता है ऑयल ऑफ H2SO4। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कांटेदार हीट पाउडर में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जो पाउडर लगाते हैं, जो कूल्ड पाउडर लगाते हैं, जो ठंडा ठंडा पाउडर लगाते हैं हम, जैसे नवरत्न पाउडर आता है, इस टाइप के बहुत सारे पाउडर आते हैं ठंडे ठंडे, जो लगाते ही हमें ठंडापन महसूस होता है कि ठंडे हैं पाउडर। तो उन पाउडर में क्या मिला हुआ होता है जिससे कि हमारा पसीना, जैसे पसीना आता होता है, अगर हम पाउडर लगा लें तुरंत पसीना सूख जाता है, तो वो किस वजह से सूख जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। पाउडर तो लगाते होंगे आप, कभी ना कभी लगाया ही होगा, छोटे पे आपकी मम्मी ने भी लगाया होगा। अगर
आप लगाने का शौक़ होगा तो आप अभी भी लगाते होंगे। तो अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कौन सा पाउडर में जो मतलब केमिकल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं वो होता है बोरिक एसिड। क्या होता है हमारा? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक क्या होता है? केमिकल होता है। क्या होता है? एक केमिकल होता है, लेकिन इसे हम कभी कभी थोड़ा सा ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पाउडर में बोरिक एसिड इसीलिए मिलाया जाता है कि एक तो ये थोड़ा सा एंटीसेप्टिक भी है और प्लस में ये ठंडापन भी महसूस कराता है, पसीने को तुरंत सुखा देता है, इसीलिए पाउडर में ये मिला दिया जाता है बोरिक एसिड। तो ए विल बी द जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन होता है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस। जिससे एस्पिरिन जो होता है प्रोड्यूस होता है उसका हमसे नाम पूछा है, उसका नाम हमसे पूछा है। तो मैं बता दूं, एक जो बिलो नाम का एक पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, उससे एस्पिरिन का उत्पादन होता है। क्या होता है? एस्पिरिन का उससे उत्पादन होता है। इसमें और जो इसमें साल्ट होता है, तो उसका इस जगह जो साल्ट का जो नाम होता है वो होता है, क्या होता है? एसिल। क्या होता है? एथिल साइक्लिक एसिड। क्या होता है? एसिल साइक्लिक एसिड। साइक्लिक एसिड हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं, सॉरी सैलिसिलिक एसिड। इसमें जो साल्ट होता है वो क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड इसमें जो होता है वो साल्ट होता है। अगर आपसे पूछ लूँ कि एस्पिरिन की जो खोज है वो किसने की थी भाई, कि बिलो बार्क से निकाला जा सकता है एस्पिरिन, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी एक फ्लेक्स नाम के वैज्ञानिक थे। क्या थे? फेलिक्स नाम के वैज्ञानिक थे, फेलिक्स होपमैन। क्या थे? फेलिक्स होपमैन जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एस्पिरिन की खोज की थी। और ये बिलो बार्क से लिया जाता है, इसमें जो साल्ट होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन 37। क्या कह रहा है? सोने को घोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल क्या होता है? जो आपने सुना होगा ना कि आप सुनार की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, तो वो कहता है कि भैया लाइए, हम आपकी सोने को क्या करते हैं, आपकी ज्वेलरी को क्या कर देते हैं, नया कर देते हैं, धुल देते हैं, धुल के नया कर देते हैं। और गांव में भी कभी कभी आते हैं कि भैया आपकी सोने को हम नया कर देंगे, धुल देंगे। तो वो एक्चुअली धुलते क्या है, उसमें क्या मिलाते हैं? एक्वारेजिया में वो डालते हैं। क्या इसमें डालते हैं? एक्वारेजिया जो होता है उसमें डालते हैं। तो एक्वारेजिया में जब हम किसी भी गोल्ड को डालते हैं ना, तो वो धुलता तो है, साफ तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड भी खींच लेता है। एक्वारेजिया थोड़ा गोल्ड भी खींच लेता है। तो उनसे कहीं ना कहीं अगर हम उनसे धुलवाते हैं अपने सोने को, अपने गोल्ड को, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आपने देखा होगा वैसे तो बहुत कम पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे मायने नहीं रखते हैं जितना कि वो उससे सोना निकाल लेते हैं, उससे जो फ़ायदा करते हैं। और उन्होंने 10-12 लोगों के धुल दिए तो उनका तो काम हो गया, पूरे दिन का अच्छी कमाई कर लेंगे। तो उसमें जो एक्वारेजिया जो होता है उसमें वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वो होता है HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। और एक किस अनुपात में मिला होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये 1:3 के अनुपात में मिला होता है। कितने? 3 अनुपात में HCl होता है और 1 अनुपात में HNO3 होता है। तो ये हमारा जो मिक्सचर होता है, ये क्या कहलाता है? हमारा एक्वारेजिया कहलाता है, जो कि सोने को धुलने के काम में आता है, जो कि सोने को घोल लेता है, अपने आप में घोल लेता है, और जिससे कि वो बाद में निकाल भी लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया ए विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के घटकों में से एक अन्य घटक है। क्या एक अन्य घटक है? वो हमसे पूछा है। तो अन्य घटक क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा, या साइट्रिक एसिड होगा, या HCl होगा, या होगा टार्टरिक एसिड। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा, क्या होगा? टार्टरिक एसिड होगा, जो कि हमारी इमली में पाया जाता है। हमारी इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और एसिटिक एसिड हमारे सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है। और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैटरी का अम्ल है? जो बैटरी में डाला जाता है वो अम्ल है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अम्लों का राजा, तो मैंने बताया था H2SO4 क्या होता है? अम्लों का राजा होता है, जिसे हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, जो कि लेड बैटरी में भी यूज होता है और बैटरियों में भी यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ये भी हम देख लेते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में किसे जानते हैं हम, तो ये हमसे पूछा गया है। पिक्रिक एसिड को जानते हैं या क्लोरिक अम्ल को जानते हैं या गैलिक एसिड को जानते हैं, किसे जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में हम किसे जानते हैं, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में हम जानते हैं म्यूरिएटिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है भाई, एस्पिरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसा कि भी मैंने बताया था अभी, एसिल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एसिल सैलिसिलिक एसिड। और फिर मैंने आपको बताया सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। अगर एसिल नहीं दिया है तो सैलिसिलिक एसिड होगा। तो सैलिसिलिक एसिड जो है हमारा एस्पिरिन में पाया जाता है। और इसकी ये कहाँ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है बिलो बार्क से। कहाँ से निकाला जाता है? बिलो की बार्क से निकाला जाता है, बिलो की छाल से निकाला जाता है। और इसकी जो खोज करने वाले थे एस्पिरिन की, वो कौन थे? फेलिक्स होफमैन। कौन थे? फेलिक्स होफमैन। तो आशा करता हूँ अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे। और इसमें जो मैलिक एसिड पाया है ना, तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ये हमारे एप्पल में पाया जाता है। किसमें? सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। और जो साइट्रिक एसिड अभी मैंने बताया खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हमारे टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? लो, जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, देख लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हमसे पूछ लिया गया। तो ये तो मैंने अभी बताया, तो इसमें तो टाइम खराब करेंगे नहीं। क्या पाया जाता है? हमारा मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमारे सिरका में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब क्या पूछा गया? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लो जी, जो अभी मैंने बताया भाई फिर से पूछ लिया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, मैलिक एसिड सेब में, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? का उपयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है सिरका बनाने के लिए? जैसे कि अभी मैंने बताया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। मैलिक एसिड सेब में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, टार्ट्रिक एसिड इमली में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल दवा के रूप में? दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एस्टर क्या है? ये हमसे पूछा गया है। जो कि दवा के रूप में भी यूज किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, ये भी बता देंगे। बताइए, पहले तो आप बताइए कौन सा, कमेंट में बताइए जल्दी से, ये कौन सा हो सकता है इसका आंसर। मिथाइल एसीटेट हो सकता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, एथिल बेंजोएट होता है, या एथिल एसीटेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, जो दवा के रूप में यूज किया जाता है, वो होता है एक केमिकल मिथाइल सैलिसिलेट। आपने देखा होगा जो दर्द निवारक जेल आते हैं, जो ट्यूब आते हैं, दर्द निवारक जो जेल आते हैं, और स्प्रे जो आती हैं, क्या आते हैं? दर्द निवारक जेल आते हैं, स्प्रे आती हैं। उसमें क्या होता है भाई, पता है आपको? उसमें ये मिथाइल सैलिसिलेट होता है। अगर आप उसके साल्ट को देखें तो उसमें साफ साफ लिखा होता है मिथाइल सैलिसिलेट। उसमें होता है डाइक्लोफेनेक भी होता है, किसी में एसिक्लोफेनेक होता है जो कि दर्द निवारक होता है। तो उसमें मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है साल्ट पाया जाता है, दर्द निवारक जो स्प्रे या जेल होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? हमारा मिथाइल सैलिसिलेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में डैश में होता है। जो मधुमक्खी के डंक में जो द्रव पाया जाता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या संचारक तरल होता है, या चौथा ऑप्शन जो दिया है देख लेते हैं कौन सा दिया है। चौथा ऑप्शन एक नमक समाधान होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी होती है उसमें भी पाया जाता है। आपके अगर कभी काटा हो तो आपको पता भी होगा, है ना। इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि क्या होता है? जब एसिड है, इसमें साफ साफ लिखा है फॉर्मिक एसिड, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। एक अम्लीय द्रव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है सॉरी, नाइट्रिक अम्ल जो हमारा होता है वो किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये हमसे पूछा गया है। जिंक के साथ, आयरन के साथ, कॉपर के साथ, या सोना के साथ।
या गोल्ड के साथ, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो अभिक्रिया जिंक के साथ भी कर लेता है, आयरन के साथ भी कर लेता है, गोल्ड कॉपर के साथ में भी कर लेता है, लेकिन जो गोल्ड होता है हमारा गोल्ड, इसके साथ नहीं करता है, गोल्ड के साथ भी नहीं करता है, प्लेटिनम जो होता है उसके साथ भी ये नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। लो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सरल आ गए। इसका तो पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया था, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने बताया था 1 से 14 तक होता है, और जिसमें 7 उदासीन होता है, इससे 7 से कम एसिडिक होते हैं और 7 से ऊपर क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 49, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बासिंग सोडा को रासायनिक रूप में डैश कहा जाता है, रासायनिक रूप में बासिंग सोडा को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बासिंग सोडा है इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और जो बासिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 और 10H2O। जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ये क्या हो गया हमारा, धावन सोडा हो गया, ठीक है। ये बासिंग सोडा हो गया, ठीक है। बासिंग सोडा हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। CaOCl2 का जो रासायनिक नाम है ये हमसे पूछा गया है। तो आप बताइए, बासिंग सोडा ये तो हमने अभी ही देखा है, बासिंग सोडा तो हमने अभी देखा है। बेकिंग सोडा ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, और बेकिंग पाउडर भी नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOCl2 हमारा क्या होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो डी बिलविदा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है भाई, एसिड करता है या बेस करता है, ये आप पहले बताइए। मैंने अभी बताया, जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है भाई, ब्लू लिटमस को रेड करता है। क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। और जो हमारा बेस होता है वो हमारा क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड को ब्लू कौन करता है भाई, हमारा बेस करता है, क्षार करता है लाल को नीला। तो इसमें हमसे क्या पूछा है भाई, मैग्नीशियम होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, या होगा कार्बन। तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा इसका आंसर जो होगा। इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, इसमें ऑक्साइड कह रहा है किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो जो हमारे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। किस टाइप के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, एसिडिक प्रकृति के होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो ब्लू को रेड कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लू को रेड कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेटल है तो ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये बेस है, बेस है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान क्या है, मतलब पीएच क्या होता है, ये हमसे पूछा है। अत्यधिक अम्लीय होता है या अत्यधिक क्षारीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है या थोड़ा क्षारीय होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर देने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रक्त का जो है पीएच मान। तो मैं आपको बता दूं, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। क्या होता है भाई, 7.4 होता है। और जैसा कि मैंने बताया, जो पीएच स्केल होती है 1 से 14 तक होती है। 7 क्या होता है, उदासीन। तो 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ये क्या है, 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो कैसा होगा भाई, क्षारीय प्रकृति का होगा, बेस प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये थोड़ा सा बेसिक होगा, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 7.4 है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये होगा थोड़ा सा क्षारीय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी विल बी द राइट आंसर, थोड़ा सा क्षारीय। 7.4 मानव रक्त का पीएच होता है, जो कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है, ये हमसे पूछा है।
दूध का पीएच जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, अत्यधिक क्षारीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है दूध में एक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। जब जाहिर सी बात है जब इसमें एसिड पाया जाता है तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन जो लैक्टिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा अम्लीय होगा। कैसा होगा, दूध का जो पीएच होता है वो किस प्रकृति का होता है, वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं एसिड बेस और डैश के समाधान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो बिजली का संचालन होता है वो 3 चीज़ों से होता है। किससे होता है, एक तो एसिड से होता है और बेस से होता है और साथ में चाहिए होता है साल्ट। क्या होता है भाई, हमें साल्ट चाहिए होता है। तो इससे हमें यही पूछा गया है कि जो बिजली का संचालन होता है वो एसिड बेस और किससे होता है, तो वो होता है नमक से, साल्ट से होता है, NaCl से होता है, NaCl के साथ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारी दवाई के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, किस बीमारी में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब किसी के पेट में क्या बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है, क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा तेजाब एसिडिटी बनने लगती है, तब हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो होता क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसका जो केमिकल नेम है वो हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसमें दिख रहा है मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशिया का मिल्क होगा, मतलब मैग्नीशिया का दूध होगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, इसमें साफ साफ हम लगा सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटासिड होता है, जो कि एसिडिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसिडिटी क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा एंटासिड बहुत सारे सिरप आते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, बहुत सारे सिरप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। DNA में थाइमिडीन डिमर का निर्माण किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया, DNA में थाइमिडीन डिमर का निर्माण किससे होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो थाइमिडीन डिमर का निर्माण जो होता है DNA में, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है भाई यूवी रेज की वजह से। किसकी वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यूवी रेज अल्ट्रावायोलेट रेज जिसे कहते हैं, जो कि सूर्य के किरणों से निकलती हैं और हमारी जो ओजोन लेयर है उसे रोकने का काम करती है, जो कि यूवी रेज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। DNA नाइट्रोजिनेस बेस होने में RNA से भिन्न होता है। मतलब ऐसा क्या है DNA में जिससे कि वो RNA से भिन्न होता है। तो मैं बता दूं, अगर हम इधर DNA रख लें, इधर हम DNA रख लें और इधर RNA रख लें, तो वैसे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये DNA या RNA, लेकिन अगर आप इसके देखें नाइट्रोजिनस बेस देखें, नाइट्रोजिनस बेस देखें, तो आप देखेंगे इसमें एक चेंज होता है। वैसे 4 होते हैं, बाकी 3 तो सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो DNA होता है इसमें पाया जाता है थाइमीन। इसमें क्या पाया जाता है, थाइमीन। और RNA में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। RNA में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और जो RNA जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और DNA जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है DNA। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये तो DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो RNA में पाया जाता है यूरेसिल, और इसमें DNA में पाया जाता है थाइमिन। तो ये हमारा अलग हो गया। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाए। नाइट्रोजीनियस बेस जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थाइमिन DNA में पाया जाता है और RNA में यूरेसिल पाया जाता है। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति किस उद्देश्य से दी गई। तो
ये जो आप क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं क्लोनिंग ये चीज़ होती है, जैसे मैं हूँ, मैं सुरेश हूँ, जैसे आप अर्जुन हैं या कोई भी हैं, तो आपके जैसा सेम आदमी बना देना, जो आप हैं सेम हूबहू सेम टू सेम मतलब आपकी तरह बना देना, वो होती है क्लोनिंग। जैसे इस ब्रिटेन जो है उसमें मानव क्लोनिंग की अनुमति दे दी गई है, तो ये हमसे पूछा गया कि किस उद्देश्य पे दे दी गई है मानव क्लोनिंग की अनुमति। जैसा कि मैं आपको बता दूं इसमें क्लोनिंग से मतलब बहुत सी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। जैसे शिप है, सबसे पहले क्या बनाई गई थी, शिप। शिप हमारी क्लोनिंग से सेम टू सेम शिप बना दी गई क्लोनिंग से। तो उस शिप का जो नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, डॉली। जो शिप सबसे पहले जो क्लोनिंग से शिप बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था क्या, डॉली। उसके बाद क्या बनाया गया था, मंकी, जिसे हम बंदर कहते हैं, तो उसका नाम क्या रखा गया, एंडी। क्या रखा गया, एंडी। और फिर हमारी कौ बनाई गई, गाय बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया, रोजी। क्या रखा गया, रोजी उसका नाम रखा गया। ठीक है, तो अब मानव क्लोनिंग की भी अनुमति दे दी है, तो किस उद्देश्य पर दे दी है, प्रजनन पे या आनुवंशिकी पे या अनुसंधान पे, जी नहीं। अनुसंधान करने के लिए मानव क्लोनिंग नहीं जी, आनुवंशिकी नहीं, प्रजनन नहीं जी, एक चिकित्सीय रूप से, किस रूप से, मतलब इलाज करने के रूप से आप इस टाइप की मानव क्लोनिंग कर सकते हो, ये हम ब्रिटेन में कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चिकित्सीय उद्देश्य से मानव क्लोनिंग की अनुमति दे दी गई है ब्रिटेन में, केवल ब्रिटेन में दी गई है और कहीं पे दी नहीं गई है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके कुछ ऑप्शन नेक्स्ट मोस्ट में दिए हैं नेक्स्ट पेज में, तो देख लेते हैं। निम्न में से छोटी आंत का हिस्सा नहीं है, छोटी आंत का हिस्सा कौन सा नहीं है, हमसे पूछा, सीकम नहीं है, डीडनम नहीं है, जीनम नहीं है, इलियम नहीं है। तो आपको पता है जो छोटी आंत होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो 3 भागों में डिवाइड होती है, तो जीजनम, डीडनम, इलियम, डीडनम, जीजनम, इलियम। तो डीडनम, जीजनम और इलियम तो ये हमारे हो गए। और जो सीकम जो है हमारा लॉन्ग स्टर, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका भाग होता है सीकम। ठीक है, तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत का जो हिस्सा नहीं है ये है सीकम, क्योंकि ये सीकम जो है बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। जैसा कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में भी गाय का, भैंस का साइंटिफिक नेम पूछा गया, तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा बॉस इंडिकस जो है गाय का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नेम बॉस इंडिकस गाय का हो जाएगा, मैग्नीफेरा आम का हो जाएगा, बुबेलिस इंडिकस भैंस का हो जाएगा, बफेलो का हो जाएगा, और फेलिस कैटस ये हमारा कैट का हो जाएगा। ठीक है, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और अगर समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।